हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मैटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एलिमेंट कंप्लीट करेंगे। आ रहा है वीडियो? क्रिस्टोडिका, एम आई ऑडिबल? ओके, कूल। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि यूनिवर्स किससे बना है? मास और एनर्जी। यूनिवर्स दो चीज से बना है, क्या? मास और एनर्जी। तो मास क्या होता है? मास क्या होता है? वेट। एनर्जी क्या होता है? शक्ति। मास को क्या बोलते हैं? वेट। और एनर्जी को क्या बोलते हैं? शक्ति। तो एनर्जी दिखता नहीं है, शक्ति आप लोग कभी देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। एनर्जी क्या है? इनविजिबल होता है। वेट क्या है? वेट भी इनविजिबल होता है, लेकिन आप क्या, अगर कोई बॉडी अगर विशाल हो तो उसमें क्या वेट विजिबल दिखता है, ये इतना भारी है। जैसे सपोज अगर आप 5 किलो आलू लेते हैं तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये अराउंड 4-5 किलो आलू ही है। तो वेट क्या मैटर में दिखता है। अब कोई भी चीज जिसमें वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। कोई भी चीज जिसमें वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास। तो अब एनीथिंग विच हैज मास, तो अब मैटर दो टाइप का भी हो सकता है। जैसे कोई भी चीज मास, जैसे एग्जांपल मैटर का हो गया, ये मार्कर जो मेरे हाथ में, ये मैटर है। ये टी शर्ट मैटर है, हम इटसेल्फ एक मैटर है। ये बोर्ड एक मैटर है, ये फोन एक मैटर है। ये सब कुछ क्या मैटर है। अब मैटर बहुत सारा चीज इंसान लोग, हम लोग बनाया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो बहुत सारा मैटर का जो मैटर बनता है। कोई भी चीज, सपोज आप ये दीवार बनाइएगा तो किससे बनेगा? छोटा छोटा ब्रिक से बनेगा। हम लोग का जो बॉडी होता है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे सेल चैप्टर, तो हम लोग का बॉडी किससे बनता है? हम लोग का बॉडी भी ब्लॉक टाइप से बना है। क्या बोलते हैं? सेल, छोटा छोटा पार्ट से। तो कोई भी चीज बनता है छोटा छोटा पार्ट से। तो जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो कोई भी चीज क्या होता है? मैटर। कोई भी चीज को हम लोग किसमें टर्म कर सकते हैं? मैटर। तो मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। तो मैटर छोटा छोटा पार्ट से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटा पार्ट ऑफ मैटर। लेकिन लेकिन मॉलिक्यूल में मैनमेड मैटर भी आता है और नेचुरल मैटर भी आता है। बहुत सारा ऐसा मैटर होता है जो आपको नेचुरली मिलता है। जैसे गोल्ड एक मैटर है, पानी एक मैटर है, एयर एक मैटर है। वो आपको कहाँ मिलता है? नेचुरली मिलता है। हम लोग क्या उसको बनाते हैं? पानी आप लोग बनाते हैं? नहीं, पानी अवेलेबल है पूरा। तो पानी, लैंड, ये सब क्या है? एक नेचुरल मैटर है। तो इसको हम लोग जो नेचुरल मैटर होता है, मतलब जो प्योर मैटर होता है, जो प्योर मैटर होता है, जो कहाँ से आया है? नेचर से आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। तो मैटर के बाद क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? प्योर मैटर। एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज टर्म्ड एज एलिमेंट। अच्छा, अब एक एलिमेंट की जैसे गोल्ड। जी, गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? एक एलिमेंट है। तो सपोज, अच्छा, अब मैटर में हम लोग पढ़े थे कि मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है, तो इसका भी जो छोटे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको भी प्योरेस्ट रहना चाहिए। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? एटम। वो प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? एटम। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है? एटम। और मैटर का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूल। अगर आपका क्वेश्चन में पूछे कि गिव मी दी डिफाइन नेम दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो आप क्या लिखिएगा? मॉलिक्यूल। और अगर आपको पूछेगा नेम दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तो आप क्या लिखिएगा? एटम। तो ये क्या है? एक डिफरेंस। अब एटम क्या है? एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है, तो एटम भी क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म होगा। तो एटम का इससे हम लोग का एक डेफिनेशन बन जाता है। एटम इज दी, एटम क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्या? एलिमेंट। एटम क्या है? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब ये जो गोल्ड का ये जो एलिमेंट है, ये सपोज गोल्ड है, तो इसके अंदर जितना भी गोल्ड का एटम होगा, जितना भी गोल्ड का एटम होगा, सबके अंदर क्या? सेम प्रॉपर्टी रहेगा। सबके अंदर क्या? सेम प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब अगर आप एक गोल्ड लेते हैं, एक गोल्ड का टुकड़ा लेते हैं, सोना देखे हैं, तो सोना का टुकड़ा लेके आप उसको पीस दिया पूरा, तो जो गोल्ड डस्ट हुआ, जो छोटा छोटा गोल्ड का पार्टिकल हो गया, वो हर एक पार्टिकल के अंदर क्या? गोल्ड का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा था, जो वो पूरा गोल्ड का टुकड़ा में एग्जिस्ट करता। सपोज ये गोल्ड का ब्लॉक पीस है, इसके अंदर ये जो छोटा छोटा बॉक्स से गोल्ड बना है, छोटा छोटा बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम।
तो इसके अंदर हर एटम के अंदर क्या गोल्ड का सेम प्रॉपर्टी। तो एटम का डेफिनेशन ये दोनों पॉइंट से क्या बनता है। पहला, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। और दूसरा क्या बनता है, इट एग्जिबिट्स मतलब क्या, उसके अंदर अपने आप उसके अंदर अपने आप वो वाला प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो अब हम लोग का क्लियर है, एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्या है, इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तीसरा पॉइंट क्या है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये जो हम लोग सपोज ये गोल्ड का बार बनाते हैं, गोल्ड का बार के अंदर क्या है, ये छोटा छोटा बॉक्स जिससे गोल्ड बना है वो क्या होता है, गोल्ड का एटम। ये क्या है, गोल्ड का एटम। अब सपोज आप बोल सकते हैं कि गोल्ड का ये जो एटम है, ये जो सिंगल पीस है, ये आपको सिंगल पीस भी मिल सकता है हवा में, और ये आपको पूरा भर के भी मतलब कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। सपोज 4-5 गोल्ड का एटम एक साथ, या फिर आपको सिंगल गोल्ड का एटम भी हवा में मिल सकता है। तो एलिमेंट में आ सकता है आपका बहुत सारे गैसेस भी एलिमेंट के अंदर आता है। एलिमेंट के अंदर बहुत, ये क्लास 7-8 में हम लोग गैस, लिक्विड और सॉलिड पढ़े थे, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। एलिमेंट के अंदर बहुत सारा गैस आता है, मेनली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब क्या एलिमेंट के अंदर आता है। लेकिन ये क्या गैसियस स्टेट में आपको ज्यादा मिलता है, गैसियस स्टेट में ज्यादा मिलता है। तो आप अगर पानी क्या है, एक मॉलिक्यूल, पानी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो किससे बनता है, मैटर से बनता है। वो किससे बनता है, मैटर से बनता है। कौन से स्टेट ऑफ मैटर, गैस से बनता है। पानी किससे बनता है, पानी एक मॉलिक्यूल है, लिक्विड, और वो किससे बनता है, H2O। पानी किससे बनता है, H2O। तो H2 का मतलब हम लोग क्या समझे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 का मतलब क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे अगर हम लोग इसका अगर आप डेफिनेशन में शिफ्ट कर लीजिएगा, तो डेफिनेशन पहला क्या था, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। दूसरा, वही एलिमेंट, इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तीसरा, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम हमेशा केमिकल रिएक्ट करता है। एटम क्या करेगा, हमेशा केमिकली रिएक्ट करेगा। एटम हमेशा केमिकल रिएक्ट करता है, फिजिकल रिएक्शन। केमिकल और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन विच कैन नॉट बी रिवर्स, द रिएक्शन विच कैन नॉट बी रिवर्स, और वो वाला रिएक्शन हम लोग देख नहीं सकते। बेसिकली केमिकल रिएक्शन इट्स अ वर्चुअल रिएक्शन बिटवीन गैसेज और लिक्विड जो रिवर्स नहीं हो सकता। फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है जो रिवर्स हो सकता है। सपोज H2O, अगर हम लोग पानी बनाते हैं तो पानी बनाने का फॉर्मेशन जो क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, H2 + O गिव्स H2O। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल रिएक्शन। ये जो पानी ऑब्टेन हुआ है, इसको केमिकल मेथड से लेके हम लोग वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो पानी बनाना क्या हुआ, एक फिजिकल रिएक्शन हुआ। तो सेम एटम जो होता है, जैसे ये H2 और वो है, ये लोग क्या फिजिकल एक्शन अभी हम लोग पढ़े नहीं लेगा। तो अभी आप लोग मेरे को इसमें रॉन्ग बोल सकते थे कि ये जो H2O फॉर्म हुआ है, ये किससे फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या एटम्स है। ये लोग क्या करेगा, हमेशा केमिकली रिएक्ट करेगा। तो ये HO2 अपने आप को ऐसा बॉन्ड किया कि इसको ऐसे नॉर्मली आप पानी को तोड़ सकते हैं, पानी को नॉर्मली आप गैस बना सकते नहीं, उसका बॉयल करके गैस बना सकते, उसको केमिकली ट्रीट करके गैस बना सकते। तो H2O क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो एटम का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। एटम इज फर्स्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, इट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और चौथा पॉइंट क्या, इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो हमेशा क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए अब हम लोग का कहां तक क्लियर है, एटम क्लियर हो गया, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है क्लियर हो गया, मैटर क्या होता है क्लियर हो गया, एलिमेंट क्या होता है क्लियर हो गया। ये चार चीज क्लियर है, ये चार चीज क्लियर है।
ये चार चीज क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, H2 क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, H2 का H। ये क्या है, H क्या हो गया, इसका एटम। H क्या हो गया, इसका एटम। H2O, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, H2O का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, H और O। H2O का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H और O। तो सेम अब जैसा स्टेट ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं, क्या स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने स्टेट का होता है, तीन, क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। अब हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज में मास होता है उसको तीन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सॉलिड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट में, और या गैसियस स्टेट में। इसको हम लोग पहचानते कैसे कि मैटर सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में है। ये हम लोग उसका मॉलिक्यूल अरेंजमेंट से पहचानते हैं। मॉलिक्यूल अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल हम लोग बताया था, मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो वैसे ही सपोज की सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैसेस। तो जो गैसेस होता है इसमें जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये गैस का वो है, गैस का क्या है, एक बॉक्स बना हुआ, तो इसमें जो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से क्या, बहुत दूर दूर रहता है, वो एक दूसरे से क्या, बहुत दूर दूर रहता है। ये जो अंदर का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है एक मैटर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मॉलिक्यूल होता है मैटर के अंदर वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखता है। तो सॉलिड में आप देखिएगा, सॉलिड में एकदम दिखता है, एकदम हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल है, जितना भी ईटा से वो दीवार बना, वो क्या एक दूसरे से चिपका हुआ, वो क्या एक दूसरे से चिपका हुआ। मतलब द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द हाईएस्ट इन सॉलिड और इट इज द लोएस्ट इन गैस। क्योंकि गैस आपको दिखता है, गैस क्यों नहीं दिखता, गैस एक जगह रुकता क्यों नहीं, गैस कहीं रुक सकता है, नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। अब बीच में आता है लिक्विड। लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा है कि वो दिख सकता है, विजिबल रह सकता है, लेकिन लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है, इसलिए लिक्विड शेप में नहीं रहता। लिक्विड क्या, शेप में नहीं रहता। गैस दिखता क्यों नहीं है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है, वाइब्रेंट रहता है। अगर एक रूम में छोड़ दिया जाए तो गैस क्या पूरा फैल जाएगा। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड दिखता है लेकिन उसका डिस्टिंक्ट शेप नहीं होता, क्योंकि लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन गैस से तो ज्यादा रहता है लेकिन सॉलिड से कम रहता है। और सबसे हाईएस्ट किस में रहता है, सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स में ऐसे बाइंडेड रहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ तक आई थिंक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर का स्टेट क्या होता है और मैटर क्या होता है। अब हम लोग एटम में घुसते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम। अब एटम का डेफिनेशन ये सब कर लिए। अब डिस्कवरी ऑफ एटम हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि एटम का डिस्कवरी कुछ साइंटिस्ट लोग मिलकर किए थे। पहले हम लोग जानते थे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, लेकिन जब इसका डिस्कवरी हुआ उसके बाद हम लोग को पता चला कि जो एटम है उसके अंदर भी बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। एटम क्या है, उसके अंदर भी और सब पार्टिकल, एटम क्या है, उसके अंदर भी छोटा छोटा पार्टिकल। तो इसमें बहुत सारा आता है, एक 100+ पार्टिकल्स आइडेंटिफाई हुआ था अभी के डेट तक, लेकिन इसमें मेनली हम लोग 3 पार्टिकल पढ़ते हैं। मेनली कौन सा है, 3 पार्टिकल पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक क्या, न्यूट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं इसको फटाफट पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। एक जब एटम का खोज चल रहा था, जब एटम के बारे में, जब एटम हम लोग पहचान लिए, हम लोग के एक इंडियन के ही एक साइंटिस्ट थे, महाऋषि का नाम था, उन्होंने कहा था कि एटम को बोला जाता है परमाणु। एटम को क्या बोला जाता है, परमाणु। और मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, अणु। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एकदम प्योरेस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। ये हम लोग का एटम, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। अब इसके ऊपर जब डिस्कवरी चल रहा था तब एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट क्या किए, एक डायग्राम बने। वो क्या किए, एक कैथोड रे लिए। क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो क्या किए, एक ग्लास वेसल लिए। अब वो ग्लास वेसल के अंदर एक वैक्यूम सक्शन पाइप घुसा दिए।
मतलब क्या, पूरा वैक्यूम ट्यूब का वो ग्लास, वो ग्लास क्या था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम मतलब जहां हवा का कोई नामो निशान नहीं है, स्पेस क्या है, वैक्यूम। तो उसके अंदर क्या कर दिया, एक वैक्यूम ट्यूब लगा दी, जिससे बाहर का हवा हल्का सा उसके अंदर आ पाए। बाहर का हवा क्या उसके अंदर हल्का आ पाए। अब इधर वो रख दिए पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या कर दिए, वो पॉजिटिव चार्ज रख दिए, और फिर दूसरे साइड रख दिए नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज कैसे हुआ, क्योंकि ये वो जो ट्यूब था वैक्यूम ट्यूब, उसको कनेक्ट करके रखे थे एक बैटरी से। बैटरी कितना वोल्ट का था, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट बैटरी से वो एक किसको, वैक्यूम ट्यूब को कनेक्ट करके रखे थे, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज। जब इसमें हवा पास हो रहा था तब वो नोटिस किए कि जो नेगेटिव साइड है वहां से कुछ रेज पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है। वहां से क्या, कुछ रेज पॉजिटिव की तरह डिफ्लेक्ट हो रहे। तब वो इसके ऊपर आगे रिसर्च करके ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका कुछ प्रॉपर्टीज निकाले। ये रेज को पहला बात वो क्या नाम दिए, कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए नाम दिए क्योंकि ये पास हो रहा था नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, कैटायन। तो इसलिए वो रेज को नाम दिए कैथोड रेज। तो ये कैथोड रेज का प्रॉपर्टी क्या पड़े, ये जो कैथोड रेज है ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ। मतलब अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या अट्रैक्ट करता है, और सेम पोल रिपेल करता है और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या देख रहे थे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तब इतना तो हम लोग को क्लियर था, चार्ज क्या है, जो चार्ज कैरी हो रहा है ये चार्ज क्या है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं तब जो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है ये चार्ज क्या, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी उनका ये आ गया। दूसरा वो ये देखिए कि जो चार्ज है इसके अंदर जो मास था वो एकदम नेग्लिजिबल था। मतलब इसका जो मास आ रहा था, अगर वो उसको वेट कर रहे थे, वो जो गैस आया उसमें पूरा ट्यूब में, वो पूरा नेग्लिजिबल मास था। मास क्या था, नेग्लिजिबल था। और तीसरा वो चीज देखे कि एक ग्रीनिश कलर का एक फ्यूम निकलता था। ये जो पूरा टेस्ट ट्यूब है यहाँ धुआं कौन सा भर गया, ग्रीनिश कलर का धुआं भर गया। तो इसके ऊपर आगे स्टडी करके वो क्या निकाले कि ये जो कैथोड रेज है इसको नाम दिए इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रे को क्या नाम दिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये बोले इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जो कहां प्रेजेंट रहता है, एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जो कहां प्रेजेंट रहता है, एटम के अंदर। और ये जब देखे कि इनका जब ये वाला एक्सपेरिमेंट कंक्लूड हो गया, इनको बहुत सारा अवार्ड ये सब मिला कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा था। अब हम लोग ये जानते हैं कि नेगेटिव से अगर कोई चीज पॉजिटिव में जा रहा है तो ये चांसेस भी रहता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। तो 2-3 साल बाद एक और साइंटिस्ट इन्हीं का मॉडल लेके वो क्या किए, पॉजिटिव लाइन से वो क्या किए, वैसे ही एक ट्यूब लिए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, उससे एक तार से कनेक्ट कर दिए और यहाँ बीच में 57 वोल्ट का प्लेट रख दी। यहाँ से जब वो छोड़ रहे थे, जब वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा वोल्टेज देके छोड़े तब आगे जाके क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव साइड है इससे क्या रेज निकलना चालू हो गए। ये जो पॉजिटिव साइड है इससे रेज निकलना चालू हो गया और ये रेज किस तरफ जा रहा था, नेगेटिव साइड की तरफ। ये रेज किस तरफ जा रहा था, नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये रे को आगे स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन की तरह इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटॉन। ये रे का नाम क्या पड़ गया, एनोड रे। एनोड रे उसको आगे जाके हम लोग क्या बोले, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग ये हम लोग 9 में अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैं अभी ब्रीफ करा रहा हूँ। प्रोटॉन पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए। ये किसके अंदर का पार्ट है, एटम का सब पार्ट। अब प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग को जब ये मिल गया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए। अब आपको कुछ भी मार्केट में आ जाता है जो उसको सपोज जैसे केमिस्ट्री आए थे उसको पढ़ाने के लिए हम जैसे टीचर्स इतने सारे मार्केट में आ गए, तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है। तो सब मान लिए कि आप चलो, और एटम का स्ट्रक्चर सबके अंदर माथा में दिख गया कि एटम कैसा दिखेगा। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो लोग मतलब रिसर्च करना भी नहीं सीखते थे। वो लोग क्या बोले कि चलो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, एटम एक गोल दिखता है, ये सब जानते थे हम लोग। वो बोले कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, प्लस माइनस, मतलब ऐसे स्कैटर्ड रहता है। मतलब बताइए हल्का सा भी बुद्धि नहीं लगा। छोटा छोटा जो बच्चा लोग जैसे ड्राइंग बनाता है प्लस माइनस करके चले गए फिजिक्स के वहां पे थ्योरी देने। तो उनका ये वाला बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ था, इतना बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ था उनको बैन ही लगा दिया गया उनके ऊपर फिजिक्स पढ़ने। उसके बाद आगे जाके और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया। उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करते समय क्या किया, एक बड़ा सारा लाइक आपको क्या बोलेंगे, एक बड़ा सा ऐसे गोल्ड टाइप का एक वेसल लिया, उसके बीच में क्या लगा लिया, गोल्ड का
फॉइल लगा दी, एकदम पतला सा गोल्ड का फॉइल। वो गोल्ड इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड एक तो एक मेटल होता है, और दूसरा मेटल मतलब मेटल वो चीज होता है जिसका जितना भी पीटिएगा ना, जितना बहुत मेलिएबल होता है, जितना भी पीटिएगा उतना वो चपटा होते जाएगा, फटेगा नहीं। तो गोल्ड का एकदम चपटा सा पीस लेके वो बीच में रख दिए। अब ये जब चपटा पीस वो बीच में रख दिए, इसके बाद वो क्या कर रहे थे, बैटरी का दो टर्मिनल, ये जो वेसल है इसका दो टर्मिनल बनाए थे बैटरी कनेक्ट करके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइड है, उससे वो क्या किए, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट करना चालू किए। तो वो क्या किए, यहाँ रेज रिफ्लेक्ट करना चालू किए। तो वो ये चीज पाए कि जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा से रेज पास नहीं हो रहा था, बीच वाला हिस्सा से क्या रेज पास नहीं हो रहा था, या तो बीच वाला हिस्सा में जैसे ही रेज लग रहा था ये वाला हिस्सा में, तो रेज क्या या तो पीछे आ जा रहा था, या तो रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, या रेज टेढ़ा होकर चला जा रहा था, रेज से उसको पास भी कर रहे थे। तो वो साइंटिस्ट कंक्लूड किए कि एटम के अंदर क्या रहता है भैया, एक न्यूक्लियस रहता है। जैसे सेल में न्यूक्लियस रहता है वैसे एटम में भी क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए रहता है क्योंकि वो जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, पॉजिटिव लाइट सेक रहे थे। वो क्या कर रहे थे, पॉजिटिव रे सेक रहे थे। पॉजिटिव रे सेक रहे थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा कि रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो फिर ये जो प्लस वाला साइन है तो वो ये कंक्लूड कर दिया कि एटम में क्या, प्रोटॉन कहाँ रहता है, बीच में रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, बीच में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, उसके साइड में रिवॉल्व करते रहता है। इससे एक और थ्योरी निकला था जब हम लोग एटम को वेट किए थे। अब इससे सबका क्लियर हो गया, सब बोल दिया कि अच्छा अच्छा चलो, ये सब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कहाँ, प्लस एटम का बीच में रहता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन क्या उसके रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब जब आगे जाके हम लोग एटॉमिक वेट ये सब समझे कि एटम का वेट क्या होता है, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस चार्ज होता है, उसका जो वेट है नेग्लिजिबल होता है, उसका जो वेट होता है नेग्लिजिबल होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसका वेट होता है एज कंपेयर टू दी वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन का वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम जितना प्रोटॉन का वेट होता है। अब प्लस वाला पड़ा रहता है न्यूक्लियस में एटम की, और इलेक्ट्रॉन क्या उसके रिवॉल्व करता है। अब आगे जाके जब एटॉमिक वेट ये सब निकला, तब जो मतलब जो एक नंबर एटॉमिक नंबर, एक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, एक नंबर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हम लोग देखे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन उसमें कितना रिवॉल्व कर रहे हैं, एक, क्लियर, हाइड्रोजन तक ठीक है। अब दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो एटॉमिक नंबर निकाला जाता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हीलियम का आ रहा है नंबर 2, तो हीलियम का ये रहा और ये इसका प्रोटॉन है। तो इसमें बोला गया कि 2 प्रोटॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब हम लोग हीलियम का एटम को हम लोग लाइक उस समय साइंटिस्ट लोग के पास कोई मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे वो लोग जब हीलियम का एटम मेजर कर रहे थे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, लेकिन इसका मास कितना आ रहा था 4, इसका मास कितना आ रहा था 4। और एटॉम ये सब का जो यूनिट होता है, सपोज हम लोग का मास वास निकालने के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, केजी, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डीसी, मतलब माइक्रो होता है। लेकिन एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, क्या बहुत नैनो पार्टिकल होता है, वो नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होता। तो उसका जो मास होता है उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है उसका यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या फिर खाली यूनिट। तो वो एटॉमिक मास यूनिट जो हीलियम का आया वो आया 4, हीलियम का कितना आया 4, लेकिन हीलियम का प्रोटॉन होता है खाली 2। तो इससे कंक्लूड हो गया कि प्रोटॉन के साथ बीच में एक और एटम के एक और चीज रहता है, न्यूट्रल चार्ज। जो मतलब न्यूट्रल चार्ज इसीलिए रहता है क्योंकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एटम क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तब हीलियम के बाद ये हम लोग को पता चला क्योंकि हीलियम का कितना आ रहा था 4 AMU आ रहा था, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो उसका 2 ही आना चाहिए था अगर खाली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता तो। तब आगे जाके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। न्यूट्रॉन से डिस्कवरी के बाद बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वापस से कूदे कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, अब हम लोग अरेंजमेंट अच्छे से बना देंगे। तो उसके बाद आया एक बोर ब्यूरी बोल के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने थोड़ा बुद्धि लगा के एक अरेंजमेंट किया ये सारे इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये तो रहता है न्यूक्लियस में,
इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में या फिक्स शेल में, ऑर्बिट में या फिर फिक्स शेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन है ना खाली मतलब ऐसे एकदम भर्ती नहीं पड़ा रहेगा, एकदम भर्ती नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और अगर आप एक शेल में सारे इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा तो क्या बहुत सारा जो एटॉम होते हैं उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। एक ही शेल में आप सारा घुसा दीजिएगा तो क्या वो लोग का जाम नहीं लग जाएगा। सपोज ये जो एक ही शेल है इसी में हम 10 से इलेक्ट्रॉन घुसा दिया तो ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते पी करते करते ये लोग का घूमने में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बहुत स्पीड में करता है। इसलिए ये सब का क्या है, एक सीक्वेंस इसको क्रिएट कर दिए। बोले कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रहेगा ना वो एक मैनर फॉलो करेगा। वो क्या, एक मैनर फॉलो करेगा। वो कौन सा मैनर फॉलो करेगा, पहले ऑर्बिट का नाम दे दी, क्या के से चालू रहता है हर ऑर्बिट का नाम, एटम का चालू रहता है, एटम का ऑर्बिट का नाम किससे चालू कर दिया, वो के। उसके बाद एल एम, जितना आप ऑर्बिट डालते जाइए उतना आप अल्फाबेट इसमें इंक्रीज करते हैं। अब वो बोले कि अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट इन एन एटम, क्या n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, देन द फॉर्मूला विल बी 2 into 1 n square। फॉर्मूला क्या होगा, 2 into 1 n square, where n is the number of cell। n क्या है, नंबर ऑफ सेल, आई एम सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिख दिया, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो सपोज अगर हम लोग सेल कहां से चालू होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। तो के का क्या होगा, 2 into 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया 2, फिर एल का क्या होगा 2 into 2 स्क्वायर मतलब 8, फिर एम का क्या हो गया 2 into 3 स्क्वायर मतलब क्या 18। सपोज इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हम लोग क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। तो अब देखिए ऑक्सीजन का हम लोग अरेंज करते हैं, 8 प्रोटॉन होगा और इसका 8 ही न्यूट्रॉन होगा। ये अब इसका जो पहला सेल होगा, पहला ऑर्बिट होगा, उसमें कितना रहेगा, ये पहला सेल है तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 into पहला सेल 1 स्क्वायर, ये कितना हो गया ये 2, तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, अब बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन 8 - 2 6, तो ये किसमें आएगा, दूसरा में। दूसरा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 into दूसरा सेल स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो क्या 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो दूसरा में कितना 8 हम लोग घुसा सकते हैं, दूसरा में कितना 8 घुसा सकते हैं, लेकिन है कितना हम लोग 6, दूसरा में कितना घुसा देंगे हम लोग 6 ही घुसा के छोड़ देंगे। तो ऑक्सीजन का क्या, इसको हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit of an atom is called as electronic configuration। I hope यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का हो गया, एटम क्या होता है अच्छे से समझ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, अभी तक 118 अभी तक कितना डिस्कवर हुआ, खाली 118 एलिमेंट की टिल डेट डिस्कवर हुआ। अब 118 एलिमेंट मतलब 118 एटम, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम लोग के पास कोई भी चीज फिक्स नंबर में होता है तो उसको क्या हम लोग अरेंज करते हैं, कोई भी चीज फिक्स नंबर में होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम लोग के पास 118 एलिमेंट है, तो मतलब हम लोग के पास कितना 118 एटम्स भी हो गया। 118 एलिमेंट मतलब 118 एटम, 118 एटम तो सारा एटम क्या है, नंबर वाइज में फॉर्म है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अब हम लोग ये जानते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Z से। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन,
प्रोटॉन, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, प्लस माइनस इक्वल टू जीरो। एटम क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज रहता है, एटम का कोई भी चार्ज नहीं रहता। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। तो और एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अब एटॉमिक नंबर हम लोग कर लिए तो एक मास नंबर भी होता है। एक क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से। मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक और एटॉमिक नंबर, जेड को मास नंबर। ए क्या होता है मास नंबर के लिए, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर के लिए। जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर के लिए, ए क्या होता है मास नंबर के लिए। तो ये जो मास नंबर है, मास नंबर कैसे निकाला जाता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब ये क्या है, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम लोग का जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के पहले हम आपको पढ़ाया था कि हीलियम का डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि जो एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 2। इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। तो लेकिन तभी उसका मास कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। हीलियम का मास कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एक और न्यूट्रल चार्ज प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन के साथ। तो मास नंबर क्या है, वो न्यूट्रल चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रल, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, अब आप मास नंबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास नंबर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है, अगर आपको क्या एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर दिया है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर सपोज दिया है 4, एटॉमिक नंबर क्या दिया है 4। अब 4 एटॉमिक नंबर है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो गया, 4। एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास हम लोग को दिया हुआ है 7। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, वो एटम का 7, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 4। कंफ्यूज मत होइएगा, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 4, एटॉमिक मास दिया हुआ है 7। तो एटॉमिक नंबर 4 से हम लोग को पता चलेगा 4 प्रोटॉन हो गया। एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन हम लोग को मालूम है कितना है, 4 है। न्यूट्रॉन नहीं मालूम है, यहाँ मास नंबर भी हम लोग को मालूम है 7 है। तो कैसे निकाल लेंगे, प्रोटॉन को इधर माइनस कर देंगे, 7 माइनस 4 इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो गया, 3। न्यूट्रॉन क्या हो गया, 3। तो ये निकाल सकते हैं। तो Z इज डिनोटेड टू एटॉमिक नंबर और A इज डिनोटेड टू मास नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, A क्या होता है, मास नंबर। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी, अब हम लोग जानते हैं कि एटम, ये एटम ए है, ये दूसरा से कंबाइन करता है। एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, क्योंकि एटम के डेफिनेशन में लिखा है इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम के डेफिनेशन में लिखा है इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो अब आप लोग मेरे को बताइए कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का अगर हम लोग डेफिनेशन में देखें तो वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। सपोज ये एलिमेंट ए है, इसका न्यूक्लियस हम लोग यहाँ बना देते हैं, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल। तो इसका फर्स्ट सेल में कितना रहेगा, 2। सेकंड सेल में इसका कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कंबाइन करने का जरूरत है, इसको कंबाइन करने का जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि ये पूरा इसका सेल फुल है जो सेल। लेकिन सारा एटम का लास्ट का जो सेल होता है, लास्ट का जो सेल होता है सारा एटम का फुल नहीं रहता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें, नाइट्रोजन देखें, तो इसका जो आखिरी लास्ट का जो सेल होता है वो फुल होता है, कभी फुल नहीं होगा। कभी कभी इसका लास्ट का सेल फुल नहीं होता। जब एक एटम का लास्ट का सेल मतलब उसका जो एकदम लास्ट का सेल है इलेक्ट्रॉन का, उसमें 8 नंबर, ये हमेशा याद रखिएगा, एटम के लास्ट सेल में 8 से ज्यादा आप डाल नहीं सकते। नो मैटर, आप सपोज KLM वाला रूल से आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर लास्ट वाला में हम लोग 32 64 भी डाल सकते हैं, लेकिन वो वाला आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। वो वाला, ये हम लोग का रूल है कि आपका भले ही बीच में आप कितना भी डाल सकते हैं। अगर आपका 32 सेल नंबर है तो 30 भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके आगे वाला 64 जो आएगा उसमें आपके लास्ट अगर वो सेल है तो उसमें क्या आप लास्ट के लास्ट 8 ही डाल सकते हैं, 8 से ज्यादा आप नहीं डाल पाएंगे। तो
तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का जितना कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अब वैलेंसी दो टाइप का होता है। वैलेंसी क्या? दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन या तो कितना 8 रहेगा। कितना रहता है इलेक्ट्रॉन के पास? 8 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इलेक्ट्रॉन के पास सपोज दो तो कम है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्या खाली दो तो ही कम है, 8 में से 4 से ज्यादा है उसके पास, तो वो क्या करेगा? लेगा कि देगा? उसको किस चीज में फायदा है? उसको कम लेने में उसका फुल हो जाएगा कि वो अगर अपना 500 यहाँ पे दे देगा तब उसका पूरा कंप्लीट होगा। उसका लेने में ज्यादा बेनिफिट है। क्यों लेने में बेनिफिट है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो वो किससे लेगा? जो एलिमेंट के पास लास्ट का जो शेल है उस पर खाली 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि उसको अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है अपना लास्ट का शेल फुल करने के लिए, तो उसको कितना लेना पड़ेगा? सपोज 2 एटम लेते हैं, 2 एटम लेते हैं, इसका लास्ट की हम खाली लास्ट का शेल बना रहे हैं। इसका जो लास्ट का शेल है इसमें क्या खाली 3 एटम इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा एटम के लास्ट वाला शेल में कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो 3 वाला है, ये 3 वाला है, ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भैया मेरा लास्ट वाला में तो 8 तो है ही, हम अपना पूरा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस मतलब क्या? पूरा कंप्लीट। कंप्लीट शेल क्या होता है? जिसका सारा शेल में फुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये बोलेगा कि भैया मेरा 8 तो है ही, तो हम क्या करेंगे? जो मेरा छोटा सा नंबर है 3 ही तो है, आप क्या करिए? ले लीजिए, आप भी अपना फुल हो जाइए, हम भी फुल हो जाता है। एटम क्या करता है? एटम क्या करता है? एंगेजमेंट अपना अच्छा रखता है। वो क्या करता है? चाहता है दूसरा का भी हो जाए, चाहता है मेरा भी हो जाए। तो इसमें देखिए ये क्या करेगा? 3 तो उसको दे देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो एटम अपने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप अपने से माइनस हटा रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं? पॉजिटिव हो रहे हैं ना। और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जा रहा है, सपोज जिसके पास जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन है ही, इसके ऊपर और नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव चार्ज। आयन क्या होता है? आयन समझते हैं। एक एटम हम लोग जानते हैं, एक एटम के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेनली। और लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा एटम से आता है, या हम लोग अपना एटम से कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं, तब हम लोग का जो एटम नहीं देता, हम लोग का एटम क्या? स्टेबिलिटी खो देता। स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्थिरता। स्थिरता हम लोग का एटम, सपोज ये एटम अगर किसी को, ये एटम जब तक अकेला बढ़िया, जब ये आप किसी को देना या लेना चालू कर दे, तब ये एटम क्या बन जाएगा? आयन। तब ये एटम क्या बन जाएगा? आयन। तब ये एटम मतलब ये एटम में चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये एटम में क्या हो जाएगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा। एटम हम लोग जानते क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज। लेकिन एटम जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा, एटम में क्या क्रिएट हो जाएगा? चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। इसी से नाम पड़ा था कैथोड रे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? एनायन। एक बार वीडियो के बाद बुक रीड करिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा पूरा का पूरा। कैटायन, एनायन। आयन समझ गया। आयन क्या होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेता है तब एटम में चार्ज आ जाता है। तो जब एटम में चार्ज आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। तो अब आयन बहुत सारे टाइप का होता है। आयन क्या? 2 टाइप का होता है। क्या? एक कैटायन, एक एनायन। कैटायन मतलब माइनस चार्ज, एनायन होता है प्लस चार्ज। कैटायन प्लस चार्ज, कैटायन माइनस चार्ज, और एनायन होता है प्लस चार्ज। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जब दूसरा एक एटम जब दूसरा एटम से मिलता है अलग अलग एलिमेंट के, तब वो क्या क्रिएट करता है? बॉन्ड क्रिएट करता है। When one atom combines with another atom, it creates a bond. It creates a bond. अब ये बॉन्ड बहुत सारा टाइप का होता है। ये बॉन्ड क्या? बहुत सारा टाइप का होता है। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या? बहुत सारा होता है। तो ये बॉन्ड में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे
एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब हम लोग ये चीज, ये क्लास 6 या 7 में लोग पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। एसिड, अब हम लोग आयन समझिए, आयन क्या होता है। आयन एकदम सबका क्लियर है। तो जब ये आयन पानी में डिसोसिएट हो जाता है, जब कोई कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट, मिक्सचर ऑफ मेनी आइटम्स इज नोन एज कंपाउंड। NaCl क्या है? एक कंपाउंड है। तो इसमें क्या Cl प्लस Na, मतलब सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दो का एटम मिला के क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? कंपाउंड। तो अगर आप ये, हाँ, तो एसिड क्या होता है? कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन, जब कोई भी एटम गेन या लूज कर ले तो उसमें चार्ज आ जाता है, वो क्या होता है? आयन। कोई भी आयन, आयन वाला कंपाउंड, कोई भी एटम जो आयन बन के कंपाउंड बनाया, कोई भी रिएक्शन होगा एटम का, तो वो क्या बन जाएगा? आयन में ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड जो जब पानी में डिसोसिएट करता है, जब पानी में डाला जाता है, या फिर वो अपने मोल्टन स्टेट में होता है, या तो पानी में डाला जाता है या तो वो अपने लिक्विड स्टेट में होता है, तब क्या करेगा? तब अगर वो अपने आप को पूरा H3O प्लस आयन में डिसोसिएट कर लिया, क्योंकि पानी क्या होता है? H2, पानी क्या होता है? H2। तब वो उसके साथ अपना एक और हाइड्रोजन अगर आयन दे दिया, उसको क्या अपना एक और हाइड्रोजन का आयन दे दिया, तब वो क्या हो गया? तब वो क्या हो गया? एसिड। तो एसिड को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या है? एन आयनाइजेबल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और is in its molten state dissociate completely into H3O plus ion और क्या? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब वाटर क्या होता है? H2O। H2O मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? H3O, मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो कंपाउंड होता है, वो वाला कंपाउंड होता है जो जब हम लोग पानी में डालते हैं किसमें डिसोसिएट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में। और बेसिस वो वाला कंपाउंड होता है जो जब हम लोग पानी में डालते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होता है, तो वो क्या? डिसोसिएट नहीं होगा हाइड्रोजन कंपाउंड। तो अब एसिड को भी बहुत सारे टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एसिड को भी क्या? बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, मतलब कितना एटम वो एसिड के, कितना एटम वो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। वो एसिड को हम लोग बोल सकते हैं मोनो, डाई, ट्राई। तो मोनो एसिडिक से आप लोग समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना एटम प्रेजेंट है? एक ही। डाई में कितना एटम प्रेजेंट है? 2। ट्राई में कितना एटम प्रेजेंट है? 3। सिमिलरली बेस में भी क्या होता है? बेस में भी मोनो बेसिक होता है, डाई बेसिक होता है और ट्राई बेसिक होता है। तो मतलब मोनो बेसिक में कितना एटम होगा वो कंपाउंड में? आयनाइजिंग कंपाउंड में 1। डाई में कितना होगा? 2। ट्राई में कितना होगा? 3। अब एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ कि वो कितना डिसोसिएट हो जाता है। एसिड क्या होता है? एसिड इज एन आयन which dissociates in water in H2O to get H3O plus ion. So upon its dissociation, कि वो कितना आयन देखता है, acid can be classified into weak acid and strong acid. Acid किसमें क्लासिफाई हो सकता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाता है, मतलब क्या? 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सॉल्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या मतलब? ये सब पूरा डिसोसिएट हो जाता है H3O प्लस आयंस बनने में। दूसरा होता है वीक एसिड। वीक एसिड मतलब जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता, जो आयन अपने आप को पूरी तरीके से पानी में डिसोसिएट नहीं करता। मतलब आपको इसका मैं अच्छे से एक एग्जांपल देता है। सपोज आप अगर कोई सब्सटेंस को अगर आप पानी में डालते हैं, कोई पाउडर को डाले, सपोज आप एक बालू लिए उसको आप पानी में डाले, तो पानी में क्या होता है? पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, पूरा पानी में फैल जाएगा, आपको पूरा मिक्स हो जाएगा। लेकिन वो अगर आप कोई मोटा सा बालू का टुकड़ा एकदम सूखा हुआ उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या देखेंगे?
कुछ सा पानी में डिसोसिएट हो, कुछ पानी में मिल जाएगा, लेकिन कुछ आपके हाथ में वैसे ही टुकड़ा का टुकड़ा क्या पड़ा रहेगा, कुछ आपका हाथ में वैसे ही टुकड़ा का टुकड़ा पड़ा रहेगा। अब आगे का पढ़ते हैं। तो एसिड हम लोग समझ गए, वीक एसिड क्या होता है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। सेम बेस का भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में। अच्छा, अब रिएक्शन, अब एसिड कैसे फॉर्म होता है। एसिड बहुत सारा तरीके से फॉर्म हो सकता है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिड आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको बहुत सारा मेथड दिया होगा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड करेंगे उसमें ये कवर करेंगे। तो एसिड और बेसिस प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग खाली मेन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो अब एसिड हम लोग समझ गए, बेस समझ गए। अब हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग को सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं, खाली सॉल्ट खाने के लिए काम में नहीं आता। सॉल्ट एक क्या कंपाउंड है जो किससे बनता है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद आइदर मेटल्स और हाइड्रोक्साइड और बेसिस। तो हाइड्रोक्साइड ये सब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा बेसिस जो हो गया। तो वो आयन जो अपने आप को डिसोसिएट नहीं करता, नॉन मेटल्स, ये सब क्या है, बेसिस हो गया। तो अब एसिड प्लस बेस ये वाला हम लोग हमेशा याद रखना है। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी के ऊपर हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। तो एसिड और बेस आई थिंक आप लोगों का पूरा क्लियर है। आप लोगों को एक कंसेप्चुअल मिल गया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब एक चीज आ गया आपका एल्कली, एक चीज क्या आ गया, एल्कली। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम लोग जानते हैं कि एसिड कब बनता है, बेस कब बनता है, जब उसको पानी में डाला जाता है, जब उसको पानी में डाला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन इन वाटर, एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो डाइल्यूट एसिड, एक क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या, डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड का मात्रा पानी से ज्यादा है, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड का मात्रा पानी से ज्यादा है। डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें पानी का मात्रा एसिड से ज्यादा है। मतलब वो डाइल्यूट एसिड कौन सा ज्यादा खतरनाक है, आप कमेंट करके बताइए हमको, कौन सा एसिड ज्यादा खतरनाक है, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड एसिड। तो एसिड का बहुत सारा यूजेज होता है, ये सब आप अपने बुक में करिएगा, मैं इतना पढ़ूंगा नहीं। कुछ यूजेज जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग को पेट में डाइजेशन के काम में आता है, बहुत सारा एसिड फिनाइल के काम में आता है, बाथरूम क्लीनिंग के नाइट्रिक एसिड पर्पस में आता है। तो यहाँ से आपको क्लियर है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो होता है एल्कली। अब क्या होता है, एल्कली। Alkalis are the bases which dissociate in water to give hydronium ion। मतलब एल्कली वो बेसिस होता है जो किसका काम करता है, एसिड का काम करता है। एल्कली वो बेसिस होता है जो किसका काम करता है, एसिड का काम करता है। एल्कली वो बेस होता है जो किसका काम करता है, एसिड का काम करता है। मतलब एल्कलीज आर दोज बेसिस which dissociate in water completely। लेकिन अच्छा, एक हम गिव रीजन पूछता है, all bases are alkalis, sorry, all alkalis are bases, but all bases are not alkali. Why? All bases are alkali, all alkalis are bases, but all bases are not alkali. Why? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अभी हम लोग एल्कली के डेफिनेशन में क्या पढ़े, एल्कली बेसिस भी होता है, लेकिन वो क्या, कुछ बेसिस होता है जो पानी में डिजोल्व कर सकता है। ये केमिस्ट्री है, क्या है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ एक्सेप्शन। तो एसिड के तो बेसिस एल्कली क्या होता है, इसमें मेंशन है कि बेसिस वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व कर जाता है, और सारा बेसिस को पानी में डिजोल्व कर नहीं सकते। कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कलीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिस। तो आई होप यहाँ आज तक आपका एसिड, बेसिस, सॉल्ट, मैटर, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम क्या होता है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कोई भी रिएक्शन के बाद जो ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट, जो कंपाउंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका लिखते हैं कॉपी में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। सिंबल्स क्या होता है, सिंबल कोई भी चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग उसका एक कीवर्ड लिखते हैं, उसका या तो नाम लिख देते हैं या तो उसको डिनोट करने के लिए कॉपी में, उसको क्या बोलते हैं, सिंबल्स। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन मीन्स रिएक्शन विच इज गिविंग प्रोडक्ट। इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन विच इज गिविंग प्रोडक्ट। तो रिएक्शन का होता है रिएक्शन साइड में, और जो इक्वल टू साइन देके क्या आता है, प्रोडक्ट। चलिए यहाँ का क्लास में यही एंड करता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे सेफ।